एक बार फिर से स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। और आज हम बातचीत कर रहे हैं डीएसपी म्यूचुअल फंड के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड टाइगर फंड के बारे में कि ये अगर इंफ्रा थीम आपको प्ले करनी है, उसमें निवेश करना है, तो क्या क्या उसमें खूबियां हो सकती हैं और क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, ये हम समझते हैं आज। चरणजीत सिंह सर, एक चीज़ बताइए कि इस सेक्टर की एक मुश्किल हो सकती है, जैसे कि ये बहुत हद तक पॉलिसी ड्रिवन है। एक अनरिलेटेड एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, जैसे अभी डेट म्यूचुअल फंड में लोग बहुत पैसे लगाते थे, अचानक से सरकार ने एक रूल बदला कि अब इंडेक्सेशन खत्म है ना, अब आपको वो फायदा नहीं मिलेगा अगर आप या किसी भी लिस्टेड डेट किसी सिक्योरिटीज है तो उसमें आप सब कुछ नॉर्मल टैक्सेशन में आएगा। तो एक झटके में पॉलिसी बदलने से सिस्टम बदल जाता है। और सेक्टोरल फंड की, सेक्टोरल थीम की एक बहुत बड़ी एक क्या कहें उसको, एक डर बना रहता है हमेशा, और खास तौर पे इंफ्रा सेक्टर में, क्योंकि बहुत बड़ा है। अचानक से सरकार की कोई पॉलिसी बदल गई, सरकारें चेंज हो जाती, स्टेट लेवल पे कोई गवर्नमेंट बदल गई, या सरकार ने कोई नई पॉलिसी लाई कि नहीं अब हम पोर्ट ऐसे बनाएंगे, रोड ऐसे बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन के ये नियम होंगे, तो ये एक बड़ा रिस्क है और ऐसे में फिर पूरे सेक्टर का रिटर्न वाइप आउट हो सकता है। तो इसको कैसे समझा जाए और आप लोग इसको कैसे मैनेज करते, कैसे हेज करते हैं इसको? हाँ, और ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जब आप ये थीमेटिक फंड्स देखते हैं तो आप इस रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं, वो एक बहुत बड़ी चीज है जो हम बहुत इफेक्टिवली करते हैं अपने फंड में। सो अगर आप कोई भी सेक्टोरल फंड देखते हैं तो सेक्टोरल फंड है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर में ही इन्वेस्ट करेगा। पर जब हम टाइगर फंड देख रहे हैं तो ये क्या है, एक थीमेटिक फंड है, इसमें मल्टीपल सेक्टर्स हैं। आपका कैपिटल गुड्स भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, सीमेंट भी है, क्योंकि ये सब चीजें आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाती हैं। सो एक वो हमारा डी रिस्क होता है कि इट इज नॉट एक सिर्फ सेक्टर बट एक थीम है बड़ा, जिसमें मल्टीपल सेक्टर्स इंक्लूड होते हैं। दूसरा, आप पिछले साइकिल से क्या लर्निंग लेके आ पाते हैं। अब हमने पिछले साइकिल में देखा कि कंपनीज की वर्किंग कैपिटल इंपैक्ट हुई, कंस्ट्रक्शन कंपनीज की बैलेंस शीट्स इंपैक्ट हो गई। तो अब अगर कंपनीज चूज करते हैं तो हम देखते हैं कि उनका 10 से 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है इन टर्म्स ऑफ की एग्जीक्यूशन, और अपनी बैलेंस शीट को कितना अच्छी तरह से उन्होंने मेंटेन करके रखा है। हर एक सेक्टर के अंदर बहुत जरूरी है कि आपके पास अच्छी विजिबिलिटी हो। 3 से 5 साल की अगर आपके पास अच्छी विजिबिलिटी है तो आपको एज अ इन्वेस्टर और निवेशक ये आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि इन कंपनीज के पास ग्रोथ विजिबिलिटी है और ये 3 से 5 साल तक हमें अर्निंग्स ग्रोथ देंगी। तीसरा, अगर कंपनीज के पास वो कैपेबिलिटी या टेक्नोलॉजी है। आज की डेट में क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि पहले जो 10 से 15 साल में टेक्नोलॉजी चेंजेस होती थी, अभी 5-5 साल में टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। आपकी कंपनीज के पास वो टेक्नोलॉजी है ताकि आप उस नई रिक्वायरमेंट को, डेटा सेंटर की नई जो रेलवेज की लोकोमोटिव्स की रिक्वायरमेंट है, या आपके पावर सेक्टर में जो नई रिक्वायरमेंट आ रही है, उसको आप मीट कर सकते हैं कि नहीं। और डिफेंस में जो है, जैसे हमने देखा कि डिफेंस पीएसयूज की कैपेबिलिटीज जो है वो सबसे ज्यादा है। तो हम हर एक चीज को ऐसे स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक देख के और उसकी 3 से 5 साल की अच्छी विजिबिलिटी देख के तब हम उसको इवेल्युएट करके फंड में ऐड करते हैं। मैं आपकी बात मानता हूं कि गवर्नमेंट पॉलिसीज का रिस्क बहुत रहता है, बट ये आप देखिए कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग का व्हील हमारा भी टर्न हुआ है, ये पॉलिसीज बहुत इजी नहीं है किसी के लिए कैंसिल करनी या चेंज करनी, बिकॉज ये पॉलिसीज हैं आपकी जॉब क्रिएशन के लिए, आपकी जीडीपी ग्रोथ के लिए। और ये पॉलिसीज जो बनाई गई हैं, ये 2 साल 3 साल के नहीं, 10 साल के लिए बनाई जा रही हैं, जिसमें हर पार्टी, हर डिपार्टमेंट उसका बेनिफिट लेना चाहेगा, बिकॉज इन सबके बेनिफिट बहुत बड़े हैं। द काइंड ऑफ जॉब्स जो हम क्रिएट करेंगे, जिस हिसाब से हमारा मल्टीप्लायर जीडीपी पे इंपैक्ट रहेगा, वो सब इतना बड़ा है कि कोई भी इसको चेंज या कैंसिल करने में पहले सोचेगा। बिल्कुल आपने सही कहा सर। इसमें जानते हैं क्या, बड़ा एक दिलचस्प मैं कहीं पढ़ रहा था कि जैसे पीएलआई का आप जिक्र करें, बहुत ही शानदार स्कीम है और इसका बड़ा फायदा कंपनीज ने उठाया, लेकिन एक इसका क्रिटिसिज्म ये भी होता है कि बहुत सारी कंपनीज ने अपने रूटीन कैपेक्स को पीएलआई में बना लिया। जो उनको अलग से करना था उसको अब तो पीएलआई आ गई, इसी को करते हैं ना, अलग से क्यों करते हैं। तो ऐसे जब बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं ना, तो फिर गवर्नमेंट लेवल में लोग सोचते हैं कि जब ये लोग ऐसे ही करना है तो फिर हम पीएलआई इनको क्यों दें। तो वो मेरा एक डर हमेशा रहता है कि सेक्टोरली सरकार पता नहीं क्या सोच रही हो, अचानक से एक दिन आए और उसको बदल दे। तो ये एक थीमेटिक रिस्क हो सकता है। हाँ, इस पे अगर हम देखेंगे कि जो पीएलआई आई है वो काफी सारे ऐसे नए एरियाज में आई है।
अगर हम देखते हैं सोलर मॉड्यूल, आज की डेट में इंडिया का थॉट प्रोसेस है कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी ऐड करना है। जहां पे हमारे 90% मॉड्यूल चाइना से इंपोर्ट होते थे, अगर हमें आज की डेट में अपनी ये इतनी बड़ी कैपेसिटी सेटअप करनी है, उसके लिए हमें मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में चाहिए। अगर हम मोबाइल फोन्स देखते हैं जो हमारे बहुत इंपोर्ट होते थे, हमें उसकी असेंबली अभी इंडिया में चाहिए। हम क्या देख रहे हैं कि देयर कुड बी कुछ कंपनीज होंगी जिन्होंने अपना एग्जिस्टिंग कैपेक्स इस पीएलआई में डाइवर्ट किया है। वो इसलिए किया है क्योंकि उनका एग्जिस्टिंग बिजनेस यही था। अगर रूम एसी कंपनी है, वो ऑलरेडी ये कर रही थी मगर इंपोर्ट कर रही थी, तो अब वो मैन्युफैक्चर करने लग जाएगी इंडिया में। मगर बहुत सारी नई कंपनियां जो हैं, जो नए एरियाज में कैपेसिटीज ऐड कर रही हैं, उन्हें जब दिख रहा है कि 4 से 5% का हमें इंसेंटिव मिलेगा, हमें डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ी मिल रही है और अच्छी ग्रोथ मिल रही है, और हम एक बार डोमेस्टिक में एस्टेब्लिश हो गए तो हम उसके बाद एक्सपोर्ट मार्केट को भी केटर कर सकते हैं। आई थिंक इस कॉइन के दोनों पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं। हमें पॉजिटिव्स ज्यादा दिख रहे हैं नेगेटिव से, और कमिटेड कैपेक्स बाय लार्ज एमएनसीज, जो बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो भी आके अपने प्लांट डालना चाहती हैं। तो ये तो हमें नया कैपेक्स दिख रहा है जो हर एक सेगमेंट में ऐड हो रहा है। ये बात सही भी है सर, और हम लोग मोबाइल में सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर बन चुके हैं मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट में। ये कमाल, नो डाउट इसमें पीएलआई का बहुत बड़ा हाथ है, उसका फ़ायदा हो रहा है। सम साहब, बहुत ही शुक्रिया जुड़ने के लिए, और इतने बड़े सेक्टर को आपने इतने कम समय में हम लोगों को एक्सप्लेन किया। तो जो लोग देख रहे हैं और टाइगर फंड में इच्छुक हैं, तो एक बात मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि कभी भी बहुत बड़ी थीम जैसे होती है ना, तो उसको आपको सेक्टोरल म्यूचुअल फंड के जरिए ही प्ले करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं कितनी तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी और नए नए सेगमेंट जुड़ रहे हैं। जैसे डेटा वाला एक नया सेगमेंट इसमें जुड़ रहा है, तो एक बेटर तरीका होता है कि आप किसी फंड के थ्रू उसको प्ले करें। टाइगर फंड है डीएसपी का, आप इसको देख सकते हैं, इसके बारे में पढ़ाई कर सकते हैं, सारी जानकारी अवेलेबल है। और आज हमने समझने की कोशिश की कि सिंह साहब की सोच क्या है, आपके फंड मैनेजर की सोच क्या है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी, धन्यवाद।